नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। वक्त है आज की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं खबरों की ओर। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर विपक्ष को बुरी तरह घेरा, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल के बयान का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया और कांग्रेस नेता से माफी की मांग की। Members. सर, मैं आपकी अनुमति से आपके माध्यम से सदन का और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किस प्रकार से बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की शर्मनाक तरीके से, बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शनाप बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शनाप बातें कही गई। कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। सर, लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उन्हीं के पार्टी ने किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में। जब उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता क्योंकि कोएलिशन है, कोएलिशन में मुझे भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा, तब लोकतंत्र खतरे में। जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है, तब लोकतंत्र खतरे में कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के। लोकतंत्र जब खतरे में है जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया। सर, वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी, सेना की माफी मांगनी पड़ेगी, प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी, जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी
और इस पूरे सदन की माफी मांगे। हुआ हूं श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। जब देश के बाहर प्रधानमंत्री को अपमानित करता है, वो देश को अपमानित करता है। राहुल गांधी जी इतना बड़ा झूठ जो लोकसभा में घंटों तक वक्तव्य दें और विदेश में जाके, लंदन में जाकर के कहें कि मुझे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, तो ये समझते हैं कि लोकसभा का अपमान है, संसद का अपमान है। इस पर तो लोकसभा के अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। जिस ढंग से लोकतंत्र को अपमानित करते हैं, जिस ढंग से देश को गाली देते हैं, एक टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं, ऐसे तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपके नेताओं के अगर बयान खंगाले जाएंगे तो बहुत से नेताओं को माफी मांगनी पड़ेगी। आज तो सदन ठीक ठाक चल रहा था और उसके बाद अचानक सरकार ने सदन स्थगित कराया और हंगामा कराया जो विपक्ष। तो आज तो सरकार विपक्ष की भूमिका में थी और ये दिन भर इनको सोते जागते उठते बैठते राहुल गांधी लगा रहता। राहुल गांधी किस बात के लिए माफ़ी मांगे? अगर सारे बयान सब नेताओं के A to Z निकाले जाएं, सरकारी पक्ष के तमाम नेताओं के, तो बहुतों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर ये शर्त लगाते हो, वो बयान अगर सामने आ गए तो फिर उसका क्या जवाब होगा सरकार के पास? देशों में अगर दिए बयानों हैं तो इससे और ख़राब, इससे और गिर के तरह तरह के बयान जो है भाजपा के नेताओं ने दिए हैं, अगर उनको निकाला गया तो कितनों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, भगवान नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी कबीरदास कहते थे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। ये आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है बात। 9 साल आपने गंवा दिए इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली देकर। 3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं। जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। संसद में खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं अपनी, एक अकेला सब पर भारी। विश्व देख भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है, तब नहीं चिंता होती है आपको देश की छवि की। जब छुई मुई बनकर आप देश के मीडिया को लाल आंख दिखाते हो, विदेश के मीडिया पर रेड डालते हो, तब नहीं चिंता होती है आपको देश की छवि की। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलतफहमियां अपने मन से निकाल लीजिए। और अगर आपको देश की छवि की ज्यादा चिंता है या अपनी छवि की बहुत ज्यादा चिंता है तो ये समझ लीजिए कि अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। प्रदेश भर में, देश भर में अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस ने राजभवन कूच कर विरोध जताया। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, अडानी, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़, जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया।
तो बता दें, चंडीगढ़, जम्मू, लखनऊ, भोपाल, ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे और विरोध प्रदर्शन जताते हुए यहां नजर आ रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। जवाहर चौक पर कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ नजर आए और कहा कि अगले 6 महीने में आपकी निष्ठा की परीक्षा होनी है। स्पीच के बाद राजभवन का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रंगमहल के नजदीक बैरिकेड बनाकर रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और खदेड़ दिया। वहीं लखनऊ और चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की गलत नीतियों के कारण जनता पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ के विरोध में चंडीगढ़ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सेक्टर 18 और 19 के लाइट पॉइंट पर इकट्ठे हुए और राजभवन की ओर मार्च शुरू किया। कुछ ही दूर चलने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। रोके जाने पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहीं बैठ गए। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। नेताओं ने प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो 4 तस्वीरें देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़, जम्मू, लखनऊ और भोपाल की ये तस्वीरें हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की गई है। वाटर कैनन का उपयोग किया गया है। भोपाल में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए, विधायक एकत्रित हुए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। गोरखपुर में सीएम ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग विदेश जाकर भारत की आलोचना करते हैं और क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। G20 जैसे देशों का नेतृत्व आज भारत कर रहा है आजादी के अमृत महोत्सव, अमृत काल के अंदर। ये भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और इसलिए जब हम सब आज प्रत्येक शक्ति केंद्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के सही भाषण को वाचन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तब हमारे सामने बातें सामने स्पष्ट होती हैं। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरवगान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के गले को दबाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, इसलिए इन चेहरों को देखने की आवश्यकता है। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और उसके माध्यम से फिर उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उन्हें खानदानी विरासत मिली है। बांटो और राज करो, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम अन्य बातों के आधार पर समाज को विभाजित करने की उनकी मानसिकता, ये विभाजन की और देश को ले जाने के जो कुत्सित प्रयास हैं, उनकी इन किसी भी उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना। G20 जैसे मध्य प्रदेश में नई शराब नीति आने के बाद भोपाल की सांसद उमा भारती सीएम शिवराज की जमकर तारीफ कर रही है। यही आलम एक बार फिर देखा गया। उन्होंने नई शराब नीति की तारीफ करते हुए कहा कि नीति शराबबंदी जैसी ही है और सीएम ने मर्यादा रखी है। अपनी जाहिर करते हुए सांसद ने सीएम पर फूलों की बारिश की। इसके अलावा कहा कि अभी सांसद, विधायक समेत अन्य अफसरों की जिम्मेदारी है इसका सही तरीके से पालन करवाएं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा जानते हैं। उमा भारती ने प्रदेश के पुलिस कर्मियों को कहा कि शराब पीकर जो भी गाड़ी चलाता हुआ पाया
पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बीजेपी के नेता का ही लड़का हो। इसके अलावा उमा भारती ने जिक्र किया कि अमेरिका में पुलिस ने बिल क्लिंटन की बेटी को पकड़ लिया था, लेकिन हमारे यहाँ के पुलिसकर्मी डर जाते हैं। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम शिवराज सिंह सहित कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में सीएम ने उमा भारती की जमकर तारीफ की, जिसके बाद जब उठने लगे तो उमा भारती ने फिर कुर्सी पर बैठाकर उनके ऊपर फूलों की बारिश कर दी। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने भोपाल की सांसद उमा भारती की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2003 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो वो दीदी की वजह से यही सच है। जिसके अलावा कहा गया है कि सरकारें कहती थी कि पैसों की कमी पड़ रही है, लेकिन दीदी के होते हुए कभी भी आज तक पैसों की कमी नहीं पड़ी। दिल्ली के विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने को लेकर राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अब दिल्ली के जितने भी विधायक हैं उनकी सैलरी 66% बढ़ गई है। अब दिल्ली के विधायक को 90,000 तक की सैलरी मिलेगी। पहले दिल्ली के विधायकों को सैलरी 54,000 रुपये मिलती थी। वेतन वृद्धि के इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग ने वेतन बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सीएम, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को वेतन भत्ते समेत कुल 1,70,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे, जबकि पहले ने 72,000 मिलते थे। दिल्ली के विधायकों का वेतन पूरे 12 साल बाद बढ़ा है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक विधायकों के बढ़े हुए वेतन की व्यवस्था 14 फरवरी 2023 से लागू होगी। अडानी ग्रुप ने $2.15 अरब के मार्जिन लिंक्ड शेयर बैक्ड फाइनेंसिंग का पेमेंट कर दिया है। समूह ने इसका भुगतान करने के लिए 31 मार्च 2023 का समय लिया था, लेकिन समय से पहले ही भुगतान किया गया। ग्रुप ने हाल ही में ऐसे कई कदम उठाए जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता जा सके। अडानी ग्रुप ने बताया कि उससे अंबुजा सीमेंट अधिग्रहण के लिए जो $500 मिलियन की आर्थिक मदद ली थी उसका भी भुगतान कर दिया है। अडानी ग्रुप ने पिछले साल सितंबर में अंबुजा सीमेंट और एसीसी में होलसेम ग्रुप की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली थी। ये सौदा अडानी ग्रुप ने $10.5 अरब में किया। होल्स ने अंबुजा सीमेंट में अपनी 63.19% और एसीसी में 54.53% हिस्सेदारी बेची थी। निवेशकों का भरोसा फिर से हासिल करने के लिए ग्रुप अब लगातार कर्ज को कम कर रहा है। दरअसल 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिली थी। भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में लगातार दूसरी बार जगह बना ली है। अहमदाबाद में अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेला ही जा रहा है। इस बीच न्यूजीलैंड में जारी एक मैच से अच्छी खबर आई। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच जो हुआ वो खत्म हो गया है। इसमें न्यूजीलैंड की 2 विकेट से जीत हुई और इसी के साथ टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। श्रीलंका के हारने से टीम इंडिया को फायदा हुआ है। श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट हार गया है। तो ओंकार न्यूज की खबर का असर हुआ है। 11 मार्च को थाना मनविहार में स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर फायरिंग के बाद हत्या का मामला सामने आया था, जिसे चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था। वहीं आरोपी का पता नहीं चल सका था। ये खबर जैसे ही ओंकार चैनल ने दिखाई वैसे ही 24 घंटे में पुलिस ने इस मामले को सुलझाया। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की थाना मनविहार और स्पेशल स्टाफ ने इस पर बड़ी कार्रवाई की। आरोपी निहाल, आकाश और विकास को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से धर दबोचा गया। साथ ही आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हुई पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट थाना अमन विहार रोहिणी सेक्टर 22 प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर हुई गोली हत्याकांड मामले में स्पेशल स्टाफ और अमन विहार थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इसमें जो है विकास उर्फ लाला और आकाश निहाल को गिरफ्तार किया गया है और 4 लोग अन्य हैं जो कि नाबालिग हैं। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और दिल्ली के तिहाड़ जेल में इन सबको भेजा गया है। आपको बता दें कि इनके पास से जो है एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और गाड़ी बरामद की गई है। हालांकि कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इन सभी आरोपी की जो है पहचान हो पाई थी। उसके बाद अमन विहार थाना और स्पेशल टास्क यानी स्पेशल स्टाफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। ये सभी के सभी कुछ नागलोई और प्रेमनगर के रहने वाले हैं जो कई दिनों से फरार चल रहे थे। 24 घंटे के अंदर अंदर
इन सभी आरोपी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ और अमन विहार थाना पुलिस ने धर दबोचा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं प्रीन जायसवाल, ऑन का न्यूज। तो क्या पूरा मामला है? 11 मार्च को सेक्टर 22 में अमन विहार एरिया में एक फायरिंग का इंसिडेंट नोटिस में आया था। एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, वहाँ पे कुछ लड़के आए और उन्होंने फायरिंग की और जिसमें कि एक शख्स जो योगेश था उसकी गोली लगने से डेथ हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर हमने ऑपरेशंस और लोकल पुलिस की टीम्स बनाई गई डेडिकेटेड, और पूरा इसका ट्रैक किया गया। जो जो सीसीटीवी फुटेज मिले और लोकल इंटेलिजेंस बेस्ड पे हमने विदिन 24 आवर्स इस केस को क्रैक कर लिया है। और जो मेन एक्यूज़ था, मेन एलिज्ड विकास एलियस लाला, वो हमने अरेस्ट कर लिया है। उसके साथ उसके 2 और साथी निहाल और आकाश, उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा 4 जुवेनाइल्स जो जिन्होंने कंपनी किया था उनको भी हमने एप्रीहेंड कर लिया है। रोहिणी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।